एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो साथियों नज़दीक है, तो उसकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सीईटी के बेस पर तैयार सीईटी का मॉडल पेपर आज हम कंप्लीट इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एक बार सभी साथी वो क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर बताइए। तब तक सभी साथी वो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास की जो अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब देखिए साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा अपना साथियों ऑप्शन बी, हरिमोहन माथुर करौली से, हरिमोहन माथुर करौली। अगर बात करूँ ये कैसे सुमेलित नहीं है तो मैं आपको बता दूं साथियों, करौली प्रजामंडल की स्थापना वो किसने की थी। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी साथियों त्रिलोक चंद्र। सभी साथी नोट कर लेंगे, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। किसने की थी साथियों? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। त्रिलोक चंद्र माथुर ने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। और अगर बात करें हरिमोहन माथुर की, तो हरिमोहन माथुर ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 19 जुलाई 1944 को। किसकी स्थापना की थी साथियों? इन्होंने बूंदी, सभी साथी नोट कर लेंगे, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हरिमोहन माथुर ने की थी। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 19 जुलाई 1944 को। कब की थी साथियों? 19 जुलाई 1944 को की थी हरिमोहन माथुर ने। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई, यानी कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1937 में, 1928 में, या फिर 1938 में, या फिर 1942 में। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी को राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, अगर गलत है फिर भी आपको कोशिश करते रहना और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी साथी एक्टिव रहकर इसका राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर आप नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। सभी साथी नोट करेंगे, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई। और अगर बात करें भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष की भी, तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष थे साथियों, सभी साथी नोट कर लेंगे, इनके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। कौन थे साथियों? गोपीलाल यादव भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष थे, गोपीलाल यादव। और अगर मैं बात करूं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों युगल किशोर। सभी साथी नोट कर लेंगे, युगल किशोर चतुर्वेदी ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों? युगल किशोर चतुर्वेदी ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। और भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष मैंने आपको नोट करवाया गोपीलाल यादव। कौन थे साथियों? गोपीलाल यादव भरतपुर राज्य प्रजा संघ के अध्यक्ष थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी नोट कर रहे होंगे और साथ साथ इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए साथियों आज का हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान, सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन, मेजर बर्टन, या फिर विलियम ईडन, या फिर मेजर मॉरिसन। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, इस सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के मॉडल पेपर में हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन कवर करेंगे साथियों? 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के रहने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास में जुड़े रहेंगे अंत तक, ताकि इन क्लास से भी आपको सीईटी के आने वाले एग्जाम में आपको फायदा हो उसके। तो सभी साथी इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे। अब 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देखिए साथियों 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों विलियम ईडन। कौन थे साथियों? विलियम ईडन, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं मैं मोकमेसन की, तो साथियों मोकमेसन पॉलिटिकल एजेंट थे मारवाड़ के। कहाँ के थे साथियों? सभी साथी नोट कर लेंगे, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मोकमेसन। और अगर मेजर बर्टन की बात करें
मेजर बर्टन की बात करें तो ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे साथियों? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। तो ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अब देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड एम हस्टन, या फिर लॉर्ड एलनबरो, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड मेयो? इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, लगभग 100 क्वेश्चन है वो अपने इस क्लास में कवर करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी वो किस लेवल की चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 5वां। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मॉकमेसन, चार्ल्स हेक्टर, चार्ल्स मेटकॉफ, या फिर जेम्स फर्ग्यूसन? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फिर भी बताएंगे, या फिर नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे, क्योंकि अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अपने का तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो राइट आंसर बताने की कोशिश करते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स मेटकॉफ, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी नोट कर लेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ। आज का हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, जल्दी क्वेश्चनों को कवर करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है साथियों आप अपने सामने, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, हटोड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुनलाल सेठी द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, या फिर जमुनालाल बजाज द्वारा, या फिर माणिक्यलाल वर्मा द्वारा? तो इसका राइट आंसर देखिए साथियों, समय के अभाव को देखते हुए हम जल्दी से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ उपाध्याय ने हटोड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी साथियों? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखेंगे आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन है साथियों, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? नवीन राजस्थान, युगांतर, प्रताप, या फिर तरुण राजस्थान के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार वो पूरे भारत में कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिजौलिया किसान आंदोलन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है अब की बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी अपना प्रताप। क्या रहेगा साथियों इसका राइट आंसर? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किसने कर दिया था साथियों? विजय सिंह पथिक ने। अगर मैं बात करूं विजय सिंह पथिक की, तो अगर बात करें विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था साथियों? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो सभी साथी नोट कर लें। इसका मूल नाम विजय सिंह पथिक का था भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था साथियों? भूप सिंह गुज्जर। सभी साथी नोट करेंगे, भूप सिंह गुज्जर इनका मूल नाम था। और अगर बात करें प्रताप नामक समाचार पत्र था साथियों, वो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रताप नामक समाचार पत्र है, ये साथियों कानपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था साथियों? कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, यानी कि आपके सामने 2 कथन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहला कथन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। और 2 नंबर कथन है साथियों, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। क्या था साथियों? समाज सुधार सभा का मुख्य उद्देश्य था। तो सही कूट का चयन करना है अपने को, केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, या फिर न तो एक ना ही दोनों सत्य हैं और दोनों कथन सत्य है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपना डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व
अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था, या फिर जयदयाल ने, या फिर मेहराव खान ने, या फिर राउत राम सिंह ने? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन ए, ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? कुचामन, डीडवाना ठिकाना, या फिर बिजोलिया, या फिर भैंसरोडगढ़? इसमें से राइट आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना अब की बार भी इंपॉर्टेंट है साथियों। आपको मैं बता दूं चौरीकर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चौरीकर किसे कहते हैं। तो चौरीकर होता है साथियों पुत्री के विवाह के समय, पुत्री के विवाह के समय लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? चौरी कर कहलाता है। पुत्री के विवाह के समय लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है साथियों? चौरी कर कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए चौरी कर कहते किसे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बिजोलिया ठिकाने में चौरीकर को लगाया गया था, और फिर यहाँ के किसानों ने इसका विरोध भी किया था। फिर आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो सभी साथी चौरीकर को नोट कर लेंगे। फिर देखिए साथियों आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, या फिर मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, या फिर 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, और अपना ऑप्शन डी है सती माता के मंदिर के लिए महणसर प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है साथियों, महणसर प्रसिद्ध है। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो महणसर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोने की चित्रकारी के लिए क्या प्रसिद्ध है? महणसर प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, सोने की चित्रकारी के लिए महणसर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आज का हमारा 12 नंबर, शिक्षा संत। सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, या फिर हरनावा गांव, या फिर रामपुरा बेरी? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करते रहिए राइट आंसर बताने की। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें राइट आंसर की तो लिखिए साथियों ऑप्शन बी, मंगलूना गांव के अंदर अपने स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों? मंगलूना गांव। अगर मैं बात करूँ मंगलूना गांव कहाँ पर पड़ता है, तो मंगलूना गांव सीकर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों? सीकर में मंगलूना गांव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, फटाफट अपने क्वेश्चनों को कवर करेंगे, क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा है। तो देखिए आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, टोंक में, जोधपुर में, या फिर जयपुर में? तो देखिए साथियों ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, 100 क्वेश्चन अपने को कवर करने हैं, और क्लास के अंत तक सभी साथी बने रहेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी जरूर क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करें। और मैं देख रहा हूँ साथियों आप क्लास को वॉच तो करते हो लेकिन सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो एक बार सभी साथी मेक श्योर करेंगे कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अकेडमी को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए साथियों अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF उपलोड करवा दूंगा। और हम आपको बता दें कि राजस्थान की चित्रकला को थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की चित्रकला को थ्योरी के रूप में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप राजस्थान की चित्रकला की PDF भी चाहते हो तो जब हमारे यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से PDF उपलोड करवा दी जाएगी। और साथ साथ में जैसे कि हमने राजस्थान की ज़िले हैं उनको भी कवर कर लिया था, राजस्थान की प्रमुख जो ज़िले हैं उनको भी कवर कर लिया था, उनकी PDF भी आपको साथ में प्रोवाइड करवा दी जाएगी निःशुल्क। तो देखिए साथियों जल्दी से जल्दी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर बात करें भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे कहाँ पर है साथियों? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाए, उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, कार्तिक महीने में सभी साथी ध्यानपूर्वक देखें, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़ में, या फिर झालरापाटन, या फिर सीताबाड़ी में, या फिर केशवरायपाटन? इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों।
तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। झालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेंगे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974 में, 1974 में, या फिर 1986 में, या फिर 1949 में, या फिर 1956 में? तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए साथियों। इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1949 में विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। और बात करें कितने रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया, तो 1 रुपये का इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपये का साथियों? 1 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। तो सभी साथी नोट कर लेंगे 1 रुपये का डाक टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 16 नंबर का। तो सभी साथी ध्यान देंगे 16 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सुकर तालाब किस किले में स्थित है? यानी कि सुकर तालाब है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया, वह किस किले में है? तो शेरगढ़ के किले में, या फिर गागरोन किले में, या फिर नागौर के किले में, या फिर सिवाना के किले में? तो राइट आंसर बताइए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर में अकबर द्वारा निर्मित सुकर तालाब स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, जब अकबर ने नागौर दरबार लगवाया, नागौर दरबार जब लगवाया था, तब अकबर ने इस सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। और सुकर तालाब किस किले में साथियों? नागौर में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। लोहद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, या फिर सिखों के लिए, या फिर जाटों के लिए, या फिर गुर्जरों के लिए? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि लोहद्रवा है वो प्रसिद्ध किसके लिए है। तो आपको मैं बता दूं साथियों, लोहद्रवा पहले तो है कहाँ पर? तो लोहद्रवा साथियों जैसलमेर में है। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर लोहद्रवा पड़ता है। तो सभी साथियों को पता होना चाहिए लोहद्रवा है कहाँ पर, तो जैसलमेर में है। और अगर बात करें ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये साथियों जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? जैनियों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर साथियों आज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा राज सिंह का, महाराणा अमर सिंह, या फिर महाराणा जगत सिंह प्रथम का, या फिर महाराणा कुंभा का? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम राजस्थान की चित्रकला को कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी के रूम में। तो जब मैंने राजस्थान की चित्रकला आपको पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने इस चित्रकार को पढ़ाया था कि साहिबदीन नामक चित्रकार है वो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो आप अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप राजस्थान की चित्रकला की जो थ्योरी की क्लास है वो आप देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें साथियों, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह प्रथम। और इनके शासनकाल को क्या कहते हैं साथियों? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहते हैं। तो सभी साथी नोट करेंगे, मेवाड़ चित्रशैली का आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग, सभी साथी नोट कर लेंगे। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहते हैं किसके काल को? महाराणा जगत सिंह प्रथम को। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट था साथियों, ये पिछली सीईटी के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तब की बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग है वो किसके काल को कहा जाता है? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 19 नंबर, कि फल्गुबाई का संबंध है वो किस लोक नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य से, या फिर कालबेलिया नृत्य, या फिर तेरह ताली नृत्य, या फिर चरी नृत्य? तो ये भी आप नोट करेंगे, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चरी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य का संबंध है वो फल्गुबाई से है। समय के भाव को देखते हुए साथियों जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक वाद्य यंत्र ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है। जैसे खड़ताल है,
मशक या फिर अलगोजा या फिर शहनाई। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों। तो देखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर खड़ताल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर रह जाएगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा या फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा या फिर उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या फिर बनारस षड्यंत्र मुकदमा। यानी कि किस षड्यंत्र के तहत अपने प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। कोशिश करते रहिए साथियों, सभी को राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ साथ मुझे बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे लगे। इसके बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसके मैं आपको 4 सीईटी के मॉडल पेपर, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के बेस के ऊपर 4 सीईटी के मॉडल पेपर आपको करवा दूंगा साथियों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी टाइप से अपने 4 मॉडल पेपर करवा दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे साथियों। तो जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे, बनारस षड्यंत्र मुकदमा, यानी कि यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत आप कह सकते हैं प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान से संबंधित नहीं है, या फिर तिमणिया गला तगड़ी कमर में, या फिर रमझोल है जो कलाई में। मैं आपको बता दूं साथियों, सीईटी के अंदर कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण रोल है साथियों। आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और आएंगे भी क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं इस एग्जाम में जो आपके सामने मॉडल पेपर है इसमें भी आर्ट एंड कल्चर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको पता लगेगा इस क्लास में कि आने वाली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन सी, रमझोल। यानी कि रमझोल कलाई पे नहीं, रमझोल महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है साथियों? पैरों में पहना जाता है। तो सभी साथी नोट करेंगे, किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और रमझोल कान में न पहनकर कहाँ पर पहना जाता है साथियों? पैरों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है साथियों? पैरों में पहना जाता है रमझोल। बाकी सही सुमेलित है साथियों, बाकी और सुमेलित है। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी साथी नोट कर लेंगे, रमझोल कलाई पे न पहनकर पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट, मैंने आपको चित्रकला जब करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि श्रीधर अंधारे है वो किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़ शैली, या फिर देवगढ़ शैली, या फिर उनियारा शैली, या फिर शाहपुरा शैली। तो मैंने आपको बताया था जब मेवाड़ स्कूल मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि श्रीधर अंधारे को किस शैली चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि श्रीधर अंधारे ने ही बताया था, श्रीधर अंधारे ने ही बताया था कि मेवाड़ स्कूल के अंदर ये इस शैली, ये जो चित्र है ये कौन सी शैली से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अपना नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर नोट करेंगे साथियों, देवगढ़ शैली, यानी कि ऑप्शन बी देवगढ़ शैली। मैंने आपको बताया था कि देवगढ़ शैली को श्रीधर अंधारे ने ही बताया था कि ये मेवाड़ स्कूल के अंदर ये जो चित्र हैं वो देवगढ़ शैली से आते हैं। तो अगर बात करें इस शैली की शुरुआत किसने की, देवगढ़ शैली की, तो आप नोट कीजिए साथियों, द्वारिका प्रसाद चूड़ावत ने, द्वारिका प्रसाद चूड़ावत ने इस शैली की शुरुआत की थी। किसने की थी साथियों? द्वारिका प्रसाद चूड़ावत ने। तो सभी साथी नोट करेंगे। और देवगढ़ एक ठिकाना था और यहीं से अपने इस शैली की शुरुआत मानी जाती है। और सलूम्बर के जो चूड़ावत थे साथियों, जैसा कि आपको पता है मेवाड़ के अंदर जो चूड़ावत थे साथियों उनको एक विशेषाधिकार उपलब्ध था, और जो सलूम्बर के चूड़ावत थे वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कहाँ के शक्तिशाली थे साथियों? सलूम्बर के चूड़ावत वो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। और देवगढ़ ठिकाने से अपने देवगढ़ शैली आती है, जिसका आप कह सकते हैं शुरुआत द्वारिका प्रसाद चूड़ावत ने की थी। तो आगे देखें साथियों, आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन अपने को सुमेलित करना है साथियों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर। तो सुमेलित कीजिए। आपके सामने एक तरफ कुल देवी है और एक तरफ जाति है, यानी कि कौन सी जाति की कौन सी कुल देवी है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी जाति से संबंधित कुल देवी है।
एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप इसी प्रकार सीईटी के मॉडल पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्लास के ऊपर अपन एम करते हैं कि लाइकों की संख्या वो साथियों जब आपकी 70 लाइक इस क्लास पे हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट सीईटी के मॉडल पेपर का जो क्लास है वो आपको मिल जाए, यानी कि नेक्स्ट मॉडल पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया जाएगा। अपन एम करते हैं कि इस वीडियो पर आपस उम्मीद करता हूँ सभी साथी वो 70 लाइक तो ज़रूर से पहुँचा देंगे और जल्दी से जल्दी 3000 सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए साथियों। अब यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सुमेलित करने में कुलदेवी और कुलदेवियों से संबंधित जाति कौन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहने वाला है साथियों। तो नोट कर लेंगे और आप देख लेंगे कौन सी जाति है वो कौन सी कुलदेवी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकूँगा क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या वो अधिक है और इतना अपने पास टाइम नहीं है। तो देखिए साथियों, आज का हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, 8 में या फिर 10 में, 16 या फिर 14, यानी कि कितने खंडों में बातारी फुलवारी विभक्त है यानी कि विभाजित है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 14 खंडों में ये विभाजित है बातारी फुलवारी। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में है एवं मदन मोहन मंदिर जो करौली में का संबंध किस संप्रदाय से है, यानी कि इन दोनों मंदिरों का जो संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, या फिर गौड़ीय संप्रदाय, या फिर राम स्नेही संप्रदाय से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इन दोनों मंदिरों का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप राइट आंसर नोट कर लीजिए साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों मंदिरों का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। फिर आगे देखें साथियों, आज का हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राजचुंगठिया किसको संबोधित करके लिखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 27 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप सिंह को या फिर महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा अजीत सिंह को या फिर मिर्जा राजा जय सिंह को। तो राइट आंसर बताइए, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राजचुंगठिया किसको संबोधित करके लिखा था। तो राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, तो चेतावनी राजचुंगठिया वो महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे। किसको लिखे गए, महाराणा फतेह सिंह, यानी कि ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आज का 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है बिश्नोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, या फिर नाथ संप्रदाय का। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप नोट कीजिए, यहाँ पे नाथ संप्रदाय का जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बडार क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, बडार क्या है, विवाह पर अयोध्या भोज, या फिर राजस्थान की एक जनजाति, या फिर अंत्येष्टि की एक क्रिया, या फिर राजस्थान की एक झील है बडार। तो राइट आंसर आप बताएंगे, बडार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, विवाह पर आयोजन भोज बडार कहलाता है। क्या कहलाता है, बडार कहलाता है। नेक्स्ट आज का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, अभी तक हमारे 70 क्वेश्चन और बाकी है, तो जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चनों को हल। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन, या फिर कुवल्यमाला उद्योतन सूरी, या फिर पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, 31 नंबर क्वेश्चन, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, या फिर विजय वर्मा, या फिर आशा पराशर। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों अपना ऑप्शन बी, मिठेश निर्मोही अपने मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है।
आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहा जाता है। यानी कि भील जनजाति के जो लोग हैं, जो पुरुष है, वो कमर पर एक विशेष वस्त्र लपेटते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो जामा, पोल्या, कछाबू या फिर खोयतू, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका नोट कीजिए साथियों, राइट आंसर तो इसे क्या कहते हैं, खोयतू कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, अब की बार भी लोक देवताओं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, झुंझार जी को या फिर फत्ता जी को। तो राइट आंसर आप बताएंगे, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की अब की बार भी रिपीट हो सकता है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। और राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत जो पांच पीर है, खासकर उनसे भी एक या दो क्वेश्चन आपको आए प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान लेवल में पूछे जाते रहते हैं। तो आपको राजस्थान के लोक देवता है वो विशेष याद होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के लोक देवता पर तो मैंने एक विशेष, मैं आपको बता दूं राजस्थान के लोक देवता जो प्रमुख राजस्थान के जो लोक देवता उनके ऊपर मैंने एक ऑडियो बुक जारी कर रखी है साथियों, अपने यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लासेस अकेडमी पर हमने इसका ऑडियो पॉडकास्ट कर रखा है साथियों, कंप्लीट राजस्थान की चित्रकला अपने राजस्थान के लोक देवता पर ऑडियो पोस्टकास्ट है साथियों। कक्षा 10 की पुस्तक में जो राजस्थान के लोक देवता का चैप्टर लगता है उसका मैंने ऑडियो वर्जन उपलब्ध करवा रखा है अपने, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप भी वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो ज़रूर एक बार देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लोक देवता। तो इसका अगर बात करें क्वेश्चन 33 की राइट आंसर की, तो चार हाथों वाला लोक देवता वो किसे कहते हैं। तो नोट कीजिए, चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहते हैं, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाला लोक देवता कहते हैं। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 34, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, चिश्ती के, कादिरी के, मगरिबी या फिर सुहरावर्दी के। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी, ताकि आपको पता लगे आपकी तैयारी वो किस लेवल की चल रही है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुहरावर्दी। आगे बात करें मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, और क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है। तो झालावाड़ में, जालौर में या फिर बारा में या फिर राजसमंद में। मलिक शाह की मस्जिद का कहाँ पर आपको बताना है। तो नोट कीजिए साथियों, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है। तो अपना राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन सी, जालौर में मलिक शाह की मस्जिद है। कहाँ पर है साथियों, जालौर में है। आगे देखें साथियों, यदि मानक क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यदि मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व या फिर 180 डिग्री पूर्व। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आप नोट कीजिए, क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, यानी कि 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। आगे देखें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, या फिर 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, या फिर ऑप्शन सी अपना 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, और डी नंबर ऑप्शन है साथियों 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। प्रयास करते रहिए साथियों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। अगर आपका सही क्वेश्चन है तो सही आंसर है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और अगर आपका गलत आंसर है फिर भी आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहिए साथियों तैयारी में, और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों की जो अपने CET के अंदर 40% क्राइटेरिया पास होने का, तो सभी साथी इसमें उत्तीर्ण हो, ऐसी भी मैं आशा करता हूँ। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर से अपने 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखें साथियों, आज का हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, भारत को ये अपने
इंडिया के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ साथियों, मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, योजना आयोग द्वारा या फिर कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा या फिर मौसम मौसम विभाग द्वारा। तो नोट कीजिए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे आज का हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, पंचपदरा में, लूणकरणसर में, सूरतगढ़ में या फिर अमरसागर में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, नोट कीजिए क्वेश्चन 39 का राइट आंसर हो जाएगा, लूणकरणसर में भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगर 40 नंबर क्वेश्चन में, तो भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी, कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक कौन सा जिला, कौन सा राज्य है साथियों, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। आगे बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो आप राइट आंसर बताएंगे, पोन्नम केरल, सभी साथी देखेंगे ध्यानपूर्वक, पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झूम असम और कुमारी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारी मध्य प्रदेश। सभी साथी नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट उपस्थित है कहाँ पर है साथियों, पाक स्ट्रेट भारत और मालदीव के बीच, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, या फिर भारत और म्यांमार के मध्य, या फिर भारत और श्रीलंका के मध्य। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, पाक स्ट्रेट कहाँ पर है। तो सभी साथी नोट करेंगे पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे। तो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है साथियों, पाक स्ट्रेट स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और मैं देख रहा हूँ साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, क्लास तो ज़रूर देखते हैं लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हम। तो एक बार सभी साथी मेक श्योर करेंगे आपने इस क्लास को लाइक किया या फिर नहीं। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और भी जो भी आपके जानकारी में विद्यार्थी है, अगर CET की तैयारी कर रहा है तो उसको भी क्लास को शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 42 देखिए साथियों, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है, राजपीपला, भारनेर, महादेव या फिर मैकाल। राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे अपन नोट कीजिए, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी, भारनेर है जो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 44 नंबर, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक, यानी कि आपसे प्रतिशत पूछा गया है, वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो आप बताइए इसका राइट आंसर, जो किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, एक्टिव रहेंगे सभी साथी। ऐसे नहीं कि सभी साथी क्लास को मौन रहकर देख रहे हैं, तो सभी साथी एक्टिव रहकर और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते हुए क्लास में जुड़े रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो देखिए साथियों, 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। तो आगे देखें साथियों आज का हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवशिष्ट है, कावेरी, श्रावती, गोदावरी या फिर पेरियार। तो इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको मैं बता दूं, शिव समुद्रम जलप्रपात वो 98 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। कितनी मीटर की ऊंचाई से साथियों, 98 मीटर की ऊंचाई से, सभी साथी नोट कर लेंगे, 98 मीटर की ऊंचाई से शिव समुद्रम जलप्रपात का पानी गिरता है। तो सभी साथियों को पता होना चाहिए 98 मीटर की ऊंचाई पर। और अगर नदी की बात करें तो नदी हो जाएगी साथियों ऑप्शन ए अपना, कावेरी नदी। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, कावेरी नदी। आगे देखें साथियों आज का हमारा 46 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी या फिर बीकानेर, जैसलमेर। जहाँ पर है कछारी मृदा ज़्यादा कछारी मृदा है जो पाई जाती है, तो उन जिलों का समूह अब आपको बताना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएंगे। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ साथियों, जहाँ पर नदियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे अपने कछारी मृदा भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, कोटा और बूंदी। सी नंबर ऑप्शन सभी साथी नोट कर लेंगे, कोटा और बूंदी अपना राइट आंसर रहेगा। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, या फिर 6 बिंदु कम, या फिर 11 बिंदु कम राष्ट्रीय औसत से। तो सभी साथी प्रयास करेंगे राइट आंसर बताने का। तो नोट कर लीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। कितने बिंदु कम है साथियों? 15 बिंदु कम राष्ट्रीय औसत से है। आगे देखेंगे साथियों 48 नंबर क्वेश्चन का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि आपको प्रतिशत बताना है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का। 14.8, 16.9, 13.5 या फिर 13.3। तो राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13.5 अपना राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखेंगे साथियों 49 नंबर क्वेश्चन। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारां, झालावाड़ और बारां, या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 49 का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, टोंक और सवाई माधोपुर में इसरदा बांध परियोजना निर्मित किया गया है। तो आगे देखें साथियों, आज का हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसका आपको राइट आंसर बताना है। इस 4 ऑप्शन में से उड़िया का पठार माउंट आबू में, भाकर पूर्वी सिरोही में, लसाड़िया का पठार राजसमंद में, या फिर भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। तो आप राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, और अब बाकी जो 50 क्वेश्चन है उनको फटाफट रिवीजन करेंगे, यानी कि डायरेक्ट समय के अभाव को देखते हुए डायरेक्ट इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से क्लास लंबी हो जाएगी साथियों। तो देखेंगे इतना अपने पास समय नहीं है, तो राइट आंसर बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 50 का। तो नोट कीजिए 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा अपने यहाँ पे लसाड़िया का पठार। अब मैं आपको बता दूं साथियों, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? तो सलूम्बर के अंदर लसाड़िया का पठार है। कहाँ पर है साथियों? नए जिले के बाद लसाड़िया का पठार है वो सलूम्बर जिले के अंदर आता है। तो सभी साथी नोट कर लेंगे 50 नंबर का। अब 51 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर बताएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी और बारां में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में, जयपुर, दौसा और अलवर में, और डी नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी। अब साथियों अपने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव कम है, समय का अभाव है। तो जल्दी से राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। तो नोट कीजिए अपना बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर अपन 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देखेंगे कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। रॉक फॉस्फोट झामरा कोटड़ा, मैगजीन काला खुंटा, तांबड़ा काला गुमान, या फिर लोहा इसक मोरीजा डाबला। तो आप राइट आंसर बताएंगे। तो नोट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। तो यहाँ पे अपना सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी में, बारां में, करौली में, या फिर सवाई माधोपुर में? तो सभी साथी राइट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको क्लास नेक्स्ट किस के ऊपर चाहिए। और उम्मीद करता हूँ सभी साथी जब आप इस पे, तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब आप इस क्लास के ऊपर 60 लाइक कर देते हो साथियों, 60 लाइक कर देते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नेक्स्ट मॉडल पेपर है वो आपको मैं इसी प्रकार हल करवा दूंगा साथियों।
तो एक बार मेक श्योर करेंगे आप क्लास को लाइक किए हैं और शेयर करें क्लास को, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास में जुड़ सकें। तो देखिए साथियों, आज का हमारा 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो 12 जिले के अंदर शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आज का हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिकी संचित क्षेत्र, या फिर आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, या फिर उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो राइट आंसर आप नोट कर लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 54 का। तो नोट कीजिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 55, B3D पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जैसलमेर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर जोधपुर में। तो सभी साथी नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यह परियोजना वो फलोदी जिले के अंतर्गत आती है, क्योंकि नए जिलों के अपडेट के अनुसार फलोदी जिले में B3D पवन ऊर्जा परियोजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 56 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर, और जैसलमेर, पाली और जोधपुर में। यानी कि ऑप्शन डी, सी और बी और ए में से आपको राइट आंसर बताना है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। तो सभी साथी नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर नोट करेंगे। तो यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाए साथियों, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो 57 नंबर क्वेश्चन सभी साथी बताएंगे, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? 2008 में, 2010 में, 2018 में, या फिर 2013 में। तो सभी साथी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर। देखिए साथियों, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, या फिर उत्तरी भाग में, या फिर पूर्वी भाग में, जहां पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो नोट कीजिए साथियों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का, नोट कीजिए ऑप्शन ए, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी में अपने मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? जैसलमेर में, पाली में, धौलपुर में, या फिर टोंक में। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 59 का। तो नोट कीजिए साथियों, धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में कह सकते हैं आप, या फिर आबू पर्वत में खस की घास मुख्य रूप से पाई जाती है राजस्थान में। तो राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों, ऑप्शन ए अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर और टोंक वन विभाग में खस की घास मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? भरतपुर और टोंक वन विभाग में। तो आगे देखें हमारा आज का 61 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की डेश होगी? 3/4, 10वां भाग, या फिर 1/3, या फिर 2/3। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों। यहाँ पे 3/4 अपने को कुल अपने हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 3/4 चाहिए। कितनी चौथाई चाहिए साथियों? 3/4 अपने राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें अगर साथियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, या फिर पूनम चंद बिश्नोई, या फिर जयवंत सिंह नाहर। तो राइट आंसर बताएंगे साथियों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे?
तो एक बार फिर से सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। मैं देख रहा हूँ सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें और क्लास को भी लाइक नहीं करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ सकें। और अगर अपना 3000 का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको अपने सीईटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ, राजस्थान की चित्रकला की पीडीएफ, राजस्थान की प्रमुख झीलों की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आप इस क्लास के ऊपर 60 लाइक का एम मैंने रखा है साथियों, कितने लाइक का, 60 लाइक आप कर देते हो तो आपको नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्रकार आपको यूट्यूब चैनल पर करवा दिया जाएगा, जिसका नाम रहेगा अपना साथियों स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सभी साथी ध्यान देंगे, स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल साथियों। तो जितने विद्यार्थी क्लास को वॉच करें तो एक बार सभी साथी अपने स्मार्ट क्लास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर अब बताने की प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। तो नोट कीजिए साथियों, अपना महाराव संग्राम सिंह यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 63 की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता, विधानसभा अध्यक्ष शामिल नहीं होता, या फिर विधानसभा का विपक्ष का नेता, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर बताइए। ये अपने पॉलिटी के क्वेश्चन है साथियों, यानी कि राजनीति विज्ञान के ये क्वेश्चन चल रहे हैं अब आपके। तो मैंने आपको शुरुआत में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बताए, फिर अपने थोड़े बहुत इंडिया जीके के क्वेश्चन आए, फिर अब अपने राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर नोट करेंगे साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के समय राज्यपाल के एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें साथियों, अगर राजस्थान, सभी साथी ध्यान देंगे, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 15,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000, यानी कि अच्छी खासी रकम है वो जुर्माने के रूप में आप पर लगाई जा सकती है। यानी कि राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम नोट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना आरोपित कर सकता है। कितने रुपये का साथियों? 25,000 रुपये का। आगे देखें साथियों, आज का हमारा 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में, सभी साथी ध्यान देंगे, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, MC सुराणा, हीरालाल देवपुरा या फिर SK घोष। तो सभी साथी ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा के गोयल, यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन का देखिए साथियों, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1954 में, या फिर 1956 में, या फिर 1955 में। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर 1953 में, ऑप्शन ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। आगे देखेंगे साथियों, आज का हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि कथन वाला क्वेश्चन है अपना। तो सभी साथी ध्यानपूर्वक पहले इसको पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों 67 नंबर क्वेश्चन, टिक्काराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, या फिर एक व दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। यानी कि इसमें से आपको कथन पढ़कर इसका राइट आंसर देना होता है। तो आप एक बार कथन पढ़िए आराम से, फिर इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी ने इस क्वेश्चन को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और राइट आंसर बता रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों, ऑप्शन सी, एक व दोनों कथन सही है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें साथियों,
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन। तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। अब हम डायरेक्ट आपको मैं आंसर बताऊंगा साथियों सभी क्वेश्चनों के। क्वेश्चन पढ़ा और फिर आंसर बताया, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं साथियों, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है साथियों? 100 लगभग क्वेश्चन है अपने, 100 पूरे 100 क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको बता दूं जिसमें हमने अभी तक 68 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो यानी कि 30-32 क्वेश्चन और बाकी बचे हैं, तो उनको भी आपने अपने को कवर करने हैं। तो समय के अभाव को देखते हुए जल्दी से क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसका नोट कीजिए साथियों, राइट आंसर नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का। तो सभी साथी देखेंगे, यानी कि 60 दिन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, या फिर राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, या फिर ऑप्शन डी समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। तो ये आपको राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना होगा साथियों। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर नोट करेंगे साथियों। 69 का राइट आंसर नोट कीजिए, राजस्थान में समस्त, सभी साथी नोट करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 सभी साथी नोट करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी या फिर शिवचरण माथुर। यानी कि जिनके शासनकाल में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन है वो सर्वाधिक बार लगा, तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर हो जाए यहाँ पे अपना ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना 71 नंबर क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो नोट कीजिए साथियों आज का हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो नोट करेंगे साथियों 72 नंबर क्वेश्चन की नोट करेंगे, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पे सचिव एवं वित्त मंत्रालय के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। फिर आगे देखेंगे साथियों ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। तो बी नंबर यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। आगे देखेंगे साथियों आज का हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा NK सिंह है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आगे देखें साथियों आज का हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? यानी कि राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया? तो 75 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। फिर अगर बात करें 76 नंबर क्वेश्चन का, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? M विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मनमोहन सिंह ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर आप नोट करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 76 का। तो यहाँ पे अपना 1 नंबर जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो सभी साथी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आप नोट कीजिए साथियों 2010, सभी साथी नोट करेंगे 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा शुरुआत की गई। फिर अगर बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? सीमांत आवश्यकताएं, ऋण राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही या फिर बैंक दर? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का।
तो नोट कीजिए साथियों, बैंक दर यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? 7 जिले, 9 जिले, या फिर 8 जिले, या फिर 10 जिले? तो राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 80 का नोट कीजिए साथियों, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। तो सभी साथी नोट कर लेंगे, 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में सभी साथी ध्यान देंगे, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो सभी साथी राइट आंसर आप इसका नोट कर लेंगे, डी नंबर ऑप्शन अपना जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 82, 82 की बात करें तो मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो राइट आंसर नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? झालावाड़ में, जैसलमेर में, पाली में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी साथी क्वेश्चन नंबर 83 का। तो नोट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में। आगे सुमेलित करना साथियों, क्वेश्चन नंबर 84 सुमेलित कीजिए साथियों, अजरक प्रिंट, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोठड़ा, मसूरिया? सही विकल्प आपको चयन करना है साथियों। तो इसका आप राइट आंसर है वो नोट कर लेंगे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 84 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी साथी ध्यान देंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आज का क्वेश्चन है अपना साथियों, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा, सभी साथी ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85 का। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा परवन लिफ्ट जयपुर। परवन लिफ्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें साथियों, भौर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है? बाल श्रम का उन्मूलन, भिक्षुकों का पुनर्वास, नशा मुक्ति, अपराधियों का पुनर्निर्वास? तो सभी साथी नोट करें क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाए भिक्षुकों का पुनर्वास। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 87 नंबर क्वेश्चन अपना, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, या फिर चतुर्थ? तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे साथियों। 87 नंबर क्वेश्चन का नोट कीजिए, यहाँ पे अपना द्वितीय स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान अपना है, और ऑप्शन 1 नंबर यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 88 नंबर, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो नोट कीजिए साथियों, 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 और 25, 75:25 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो लाखेरी के अंदर अपना सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली, नागौर, सीकर और जोधपुर में से आपको राइट आंसर बताना है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर नोट करेंगे साथियों, ऑप्शन ए पाली है जो लाभार्थी जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साथियों, हाल ही में खबरों में चल रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बैंकिंग से, या फिर उद्योग से? तो सभी साथी बताएंगे परख है वो निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आप नोट करेंगे साथियों, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो राइट आंसर हो जाए यहाँ पे अपना साथियों, जैसलमेर में अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है जैसलमेर के अंदर। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आज का हमारा 93 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, कथन का क्वेश्चन है साथियों आज का हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, 4 कथन है साथियों। इन 4 कथनों में से आपको राइट आंसर बताना है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन होने के कारण जब 2 पीछे एग्जाम हुआ उसके कारण ये गलत क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में ये एग्जिट नहीं करता है। तो फिर अगर 93 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देंगे, एक
एक बार क्या परमानेंट ही छोड़ देंगे। तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यानी कि ये जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके महासचिव आपको बताने एंटोनियो गुतेरेस, बान की मून, प्रेस दी कुएलर या फिर कोफी अन्नान। तो नोट करेंगे सभी साथी। 94 नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर नोट कर लेंगे साथियों। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरेस, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये प्रत्येक साल बीएसएफ द्वारा यह अभियान चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लें साथियों, ऑपरेशन सर्द हवा, यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया उनकी कृति के लिए, यानी कि किसके लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो नोट करेंगे सभी साथी, पंचरंगा चोला पहर सकीरी, इसके लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आज का हमारा 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो राइट आंसर हो जाए यहाँ पे अपना साथियों हैदराबाद, यानी कि 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फिर अगर बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की, नोट कीजिए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी बेंगलुरु में, उदयपुर में, नागपुर में या फिर अगरतला में? तो नोट कीजिए साथियों, राइट आंसर आप इसका नोट करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन का उदयपुर में अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अब हमारे 2 क्वेश्चन है वो बाकी बचे हैं, 2 क्वेश्चन है जो बाकी बचे हैं, इसके बाद में हम 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार सभी साथी वो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर सीईटी के नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है सीईटी का वो आपको यूट्यूब पर करवाना है या फिर नहीं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे नेक्स्ट मॉडल पेपर करवाने के लिए बोलते हो तो आपको इस क्लास के ऊपर 60 लाइक करने होंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ साथियों, जब हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की प्रमुख जिले और सीईटी के जितने मॉडल पेपर मैं आपको एग्जाम से पहले करवा सकूँ तो उनके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के माध्यम से आपको संपूर्ण पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज का हमारा 99 नंबर क्वेश्चन देखें साथियों, हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नोट करेंगे साथियों, 99 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गाजी खान बरना को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर अगर बात करें आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की, फ्रेंच ओपन, सभी साथी नोट करेंगे, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्वियातेक, कैरोलिन गार्सिया, क्रिस्टीना मलादेनिवुक और सी गोफ, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता बनी है। तो नोट कीजिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो गया। तो ये साथियों आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे जीके के, यहाँ पे अपने जीके के 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट आज के लिए इतना ही साथियों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही घर पर बैठे ऑनलाइन जीके स्मार्ट क्लास अकेडमी से पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर है वो जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा तो वो आपको करवाना है या फिर नहीं करवाना। तो करवाना है तो 60 लाइक इस क्लास के ऊपर हम अपना एम रखते हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अपना यूट्यूब चैनल साथियों स्मार्ट क्लास अकेडमी के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार फिर से धन्यवाद सभी को।